नमस्कार दोस्तों। अपराधों वारदातों की कहानियों में आज जो हमारा वाक़या है उसका राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर देहात। और कानपुर देहात का एक थाना है भोगनीपुर। आपने लव गुरु सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा गुरु जो कि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुआ हो और उसके प्यार के किस्से अगर समाज में ज़्यादा प्रचलित हो जाएं तो आपको भी सोचना पड़ सकता है। आज की हमारी घटना कुछ ऐसी ही है। आज की हमारी घटना भोगनीपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है अमरौधा। अमरौधा के ग्राम प्रधान द्वारा थाने में फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि गांव में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक महिला की हत्या हो गई है और परिवार के जो मेन सदस्य हैं उनके ऊपर भी हमला किया गया है। जब थाने पर सूचना गांव के प्रधान के माध्यम से जाती है तो पुलिस मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचती है। और जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि एक कमरे में एक महिला की लाश पड़ी हुई है जिसकी उम्र 28 वर्ष है और दूसरे कमरे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है जिसकी उम्र लगभग 86-90 साल के करीब होगी। जब पुलिस पूछती है ये कौन है तो बताते हैं इस महिला का नाम खुशबू द्विवेदी है और जो व्यक्ति मृत अवस्था में दूसरे कमरे में पड़ा है वो इनके ससुर राम प्रकाश द्विवेदी है। पुलिस फिर पड़ताल करना शुरू करती है कि और कौन थे तो बताते हैं कि विमल द्विवेदी की ये तीसरी पत्नी है और विमल द्विवेदी के ऊपर भी हमला हुआ है, लेकिन विमल द्विवेदी कहीं ना कहीं यहाँ से बचाकर भाग गए हैं। पुलिस उन दोनों लोगों के शवों को सील मुहर करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। अब लोगों की सुगबुगाहट से पुलिस को पता चलता है कि इन लोगों की हत्या में विमल द्विवेदी के ही लड़कों का हाथ है। ऐसे में सुगबुगाहट से किसी सही मुकाम पर नहीं पहुंचा जा सकता था, तो पुलिस पहले विमल द्विवेदी का पता लगाती है। विमल द्विवेदी का भी पता जल्द ही पास के एक अस्पताल में इलाज कराते हुए विमल द्विवेदी मिल जाते हैं। जब विमल द्विवेदी मिलते हैं तो देखा यह जाता है कि उनके ऊपर भी चाकू से कई बार प्रहार किया गया था, लेकिन चाकू से निशान तो बने थे लेकिन कोई हमला नहीं हुआ था। ऐसे में विमल द्विवेदी से पूछा जाता है कि क्या घटना हुई थी, तो वो बताते हैं कि हमारे लड़कों ने ही हमारे ऊपर हमला कर दिया है। हमारे बड़े बेटे ललित द्विवेदी और दूसरा बेटा अक्षत द्विवेदी ने ही मेरे पिताजी और मेरी पत्नी की हत्या कर दी है और वो मुझे भी मार डालना चाहते थे, लेकिन मैं बचाकर निकल आया हूँ। ऐसे में पुलिस उन दोनों लोगों को भी थाने ले आती है, यानी कि ललित द्विवेदी और अक्षत द्विवेदी को, क्योंकि वो दोनों लोग घर पर ही मिल जाते थे, कहीं भागे नहीं थे। जब ललित द्विवेदी अक्षत द्विवेदी को थाने में लाया जाता है, उधर पुलिस के कुछ सिपाही विमल द्विवेदी से एक एफआईआर लिखने को कहते हैं। एफआईआर इसलिए कि जब तक एफआईआर नहीं होती है तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सकता है। एफआईआर वो अस्पताल से ही लिखकर थाने भिजवा देते हैं। उस एफआईआर के आधार पर ललित द्विवेदी अक्षत द्विवेदी से पूछताछ भी प्रारंभ होती है। तो बताते हैं कि ललित बताता है मेरी माता का निधन हो गया था। मेरी माता इनकी पहली पत्नी थी और मैं इनका इकलौता लड़का हूँ। फिर इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी से अक्षत बताता है मैं इनका दूसरी पत्नी का बेटा हूँ और ये अंगदपुर में पहले शिक्षक हुआ करते थे, बाद में ये वहाँ पर प्रधानाचार्य पद से रिटायर हो गए।
और जब ये प्रधानाचार्य रहे तो इनके अय्यासी के, प्यार के, महिलाओं के साथ चाल चरित्र के बहुत से किस्से प्रचलित हैं। इनके करामातों से, इनके कुकर्मों से, इनके कांडों से हम लोग गांव में, समाज में, बाजार में, क्षेत्र में, रिश्तेदारियों में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए थे। जब भी किसी के सामने जाओ तो मेरे पिताजी के ही प्यार के चर्चे इधर उधर लोग करने लगते थे। इसलिए इनकी इन बातों से हमें कहीं ना कहीं मुंह चुराना पड़ता था। हमने पिताजी को बहुत बार समझाया कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं से भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये मानते ही नहीं थे। और फिर अभी ये 2-3 साल पहले रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद ये कहने लगे कि कुछ दिन घर पर रहे तो हम लोगों को भी बड़ी खुशी थी कि अब रिटायर हो गए हैं। पहले प्रधानाचार्य थे, जब इनके प्यार के चर्चे थे तो ये गांव में न रहकर विद्यालय में ही रहा करते थे, और विद्यालय में ही एक कमरा इन्होंने अपने लिए रिजर्व करा लिया था। वहां पर चपरासी, चौकीदार व खाना बनाने वाले लोगों को लगा लिया था। प्रधानाचार्य थे, अच्छा वेतन था, लेकिन वहाँ की बहुत सी टीचरों के साथ इनके संबंधों की चर्चाएं होती रहती थी। लेकिन जब रिटायर होकर घर आए तो बड़ी खुशी थी कि अब ये किसी पद पर नहीं रह गए हैं तो किसी का ये शोषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई इनसे काम करवाने नहीं आएगा और ना ये किसी को किसी भी मैटर में फंसा कर उसका यूज कर पाएंगे। अच्छे से जीवन जिएंगे। अभी तक जो इन्होंने गलतियां कर दी हैं, हो सकता है धीरे धीरे इनके जीवन में सुधार हो जाए। अभी 3 महीने पहले इन्होंने बताया कि हमें वृंदावन जाना है, और वृंदावन जाने के पहले बाद जब वहाँ ये अध्यात्म में मेरा मन लगने लगा है, वहाँ गए। वहाँ से ये जब वापस आए तो ये महिला के साथ घर वापस आए, और महिला को घर लाने के बाद इन्होंने ये बताया कि ये हमारी तीसरी पत्नी है, इसका नाम खुशबू है। अच्छा, परिवार में बड़े थे तो परिवार में मेरी माता, अक्षत बताता है, मेरी माता को बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो रोने भी लगी, लेकिन वो करती तो क्या करती, और वो खुशबू घर पर ही आकर रहने लगी। और वो मेरी माता से ऐसे हुक्म जमाती थी जैसे वो पूरे घर की मालकिन हो। लेकिन उसके आने के बाद मेरे घर में रोज़ की तरह कला होने लगी। रोज़ कोई ना कोई बात पर कोई ना कोई विवाद हो जाता था। हम लोग जब भी पैसे मांगते थे तो बताती थी कि तुम लोग कमाते क्यों नहीं हो, हट्टे कट्टे हो गए हो, कमाना चाहिए। एक ऐसी उत्पन्न कर दी थी कि हम लोग अपने ही घर में नौकर से भी गए गुजरे हो गए थे। और मेरे पिताजी इन सब बातों में कुछ भी नहीं बोलते थे। जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो भी वो कुछ दिन पहले अलग घर पर ही रहने लगे, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ वाद विवाद हो जाता था। 18 अक्टूबर को इसी तरह एक वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद में मैं इतना ज़्यादा तंग आ गया था कि मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि अब ये मामला ऐसे नहीं सुलझेगा। इसको सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं इस महिला को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और उस दिन 18 अक्टूबर 2023 को कुछ ऐसा ही हुआ। जब वाद विवाद हो रहा था तो ये बहुत उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग करने लगी। ऐसे में मैं मारने दौड़ा, मैं इसको मारने दौड़ा तो बाबा यानी कि राम प्रकाश द्विवेदी भी बचाने आ गए और गलत बोलने लगे। ऐसे में खुशबू को मैंने चाकू से कई बार वार किए, और फिर उसी गुस्से में बाबा का कत्ल भी हमसे हो गया। बाबा को मारना मेरा उद्देश्य न था। ऐसे में पिताजी भी आए और पिताजी के ऊपर भी हमला किया, लेकिन जब तक मैं उनके ऊपर हमला करता तो ज़्यादा हमला हो ही नहीं पाया था, वो बच बचा कर निकल गए। अक्षत और ललित ने दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और उन्होंने ये भी बताया कि ये कहीं ना कहीं अपने पिता के कर्मों से, पिता के कांडों से, पिता के जो वो कार्य कर रहे थे
वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा तंग आ गए थे, इतना समाज में उनकी रेपुटेशन डाउन हो गई थी, वो सर उठा के चलने वाले नहीं थे। इस अपनी निजता के कारण, अपनी सम्मान को बचाने के कारण उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है। पुलिस इस मैटर में इन दोनों को सच वो मानते हुए, अपराधी मानते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वहाँ की जो भी तथ्य, साक्ष्य, सबूत व लोगों की गवाही के आधार पर इन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया। लेकिन ये जो घटना है, ये शिक्षा जगत का एक प्रधानाचार्य, एक शिक्षक, जबकि उसे भी पता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और एक पत्नी घर पर होने के बावजूद भी दूसरी पत्नी से विवाह करना कहाँ तक उचित रहा होगा। वो पत्नी उसकी उम्र 64 साल और तीसरी पत्नी की उम्र 28 साल, उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क। और लोग ये भी बता रहे थे, ये लड़की जो कि शादी करके आई थी, खुशबू, वो इन्हीं के साथ विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर पढ़ाती थी, जिससे गुरुजी का यानी कि मास्टर साहब का संपर्क हुआ। और संपर्क होने के बाद धीरे धीरे ये लोग वृंदावन गए और वृंदावन में दोनों के नज़दीक आए और नज़दीक आने के बाद दोनों ने शादी कर ली। और शादी करने के बाद जहाँ पर ललित, जो इनका बड़ा बेटा था, उसकी वाइफ की भी उम्र इसकी तीसरी माँ से ज़्यादा थी। अब ऐसी स्थिति में उसी घर में रहना और घर में रह जाकर बच्चों के सामने पिता की ये अय्याशी के चर्चे कहाँ तक उचित होगा। ऐसी ही घटना आपने 2006 में सुनी होगी। पटना विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर मटुकनाथ, और उनकी साथ पीएचडी करने वाली एक बालिका जिसका नाम जूली था, उससे उनको प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो जाने के बाद वो उससे शादी कर लेते हैं। और जब शादी कर लेते हैं तो उनकी पत्नी को ये बात नागवार गुजरती है। उस समय आप देखेंगे तो मीडिया के सोशल साइटों पर, चैनलों की साइटों पर, यूट्यूब पर बहुत से प्रोफेसर लव गुरु मटुकनाथ के प्यार के चर्चे के वीडियो पड़े होंगे। और जब मीडिया बहुत इकट्ठा होती है, क्योंकि जब उनकी पत्नी ये देखती है कि जूली प्यार में उनके साथ वो पागल हो गए हैं, तो वो अपने जीविकार्जन के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, इनकी पत्नी आभा। तो ये मैटर मीडिया के सामने पूरी तरह से प्रकाश में आ जाता है। और उनसे कोई पूछता भी है कि, तो बताते हैं कि प्रेम की करने की कोई उम्र नहीं होती है। और धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब केस चलता है तो केस में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे और उनको निलंबित भी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग आप देखेंगे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो नए तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। आप नए तरीके से जीवन जिए, इसमें कहीं से कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन जीने से आपसे जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं अपमान की भावना से गुजरना पड़ता है या उनका सम्मान कहीं ठेस पहुंचती है, तो आप अपने जुड़े लोगों से या तो बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर कहीं दूर चले जाएं, अन्यथा ऐसा ना हो जो जैसा कि इस घटना में आपको देखने को मिला। वैसे मटुकनाथ वाली कहानी में आपने देखा होगा, फिर उनकी प्रेमिका छोड़कर चली गई और फिर वो अध्यात्म में खोज में चली गई, लेकिन ये उसके प्रेम में पागल थे। ऐसा ही ये कानपुर देहात का ये मामला बिमल द्विवेदी वाला, इसमें भी ऐसा हुआ। और उसमें भी ये तीसरी पत्नी जब से इनके घर में उसके कदम पड़े, तब से ये संपत्ति, ये पेंशन और जो पैसा इनको रिटायरमेंट के समय प्राप्त हुआ था, ये पैसा ही इन दो लोगों की हत्या का प्रमुख कारण बना। आज की हमारी कहानी में देखेंगे तो बाबा राम प्रकाश द्विवेदी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो अपनी तीसरी बहू को बचाने में कहीं ना कहीं इस जुर्म का शिकार हो गए। और उनकी मजबूरी थी कि अपना बेटा वही कमाने का एक मुख्य स्रोत था, जिसको पेंशन मिलती थी, उस पर वो डिपेंड थे। तो कहीं ना कहीं अपने बेटे की गलतियों को भी वो आंखों से
अलग करते रहते थे, जबकि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वो क्या करते, और एक बाप 64 साल का बाप, एक पत्नी एक्सीडेंट में मर गई, दूसरी पत्नी घर में ही उपस्थित थी और तीसरी पत्नी घर पर ला के इस प्रकार के कृत्य कर रहा था, जिससे उनके बच्चों ने परेशान होकर ऐसा कृत्य किया। और कानपुर देहात के जो एसपी हैं श्री BBGT मूर्ति, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों को पकड़कर खुलासा किया और केस में आगे दोनों को सजा कराने के लिए माननीय न्यायालय के सामने पेश किया। ज़्यादातर जब एसपी महोदय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सारे केस की वो चीज़ों को नहीं बताते, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें सस्पेंस होती हैं, केसों से जुड़ी होती हैं, जो सबके समझ नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये केस कहीं न कहीं हमारी वही पुरानी कहावत जड़ ज़मीर और जोरू, इन्हीं को लेकर जो अपराध, वाद विवाद या कांड या वारदातें होती हैं, उसी से जुड़ी होती हैं। आप सभी लोग सजग रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। हमारा मकसद आपको बताना नहीं, समझाना नहीं, बल्कि जगाना है और बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।